15 ग्रुप को कंटिन्यू करते हैं और 15 ग्रुप में अब हम चर्चा करेंगे कि जो इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज़, इस वर्ग की सामान्य गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म सामान्य। और सामान्य रासायनिक गुणधर्म को मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सामान्यतः ये ग्रुप क्या अभिक्रियाएं, किस तरह से अभिक्रियाएं करता है। तो जो जनरल प्रॉपर्टी, जो सामान्य गुणधर्म है, मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर 3 सब हेडिंग आएगी। थर्ड सब हेडिंग इस मेन हेडिंग का एक पार्ट होगा। जो मेन हेडिंग डाल उसका मतलब या अर्थ वहाँ जाके निकलेगा, लेकिन उससे पहले 2 हेडिंग अपने को सीखनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया था, पहले अपन इस बात की चर्चा करते हैं कि इसकी या इस वर्ग के, इस ग्रुप के एलिमेंट की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और दूसरा अपन चर्चा करेंगे इसके ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, यहाँ पर 15 ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है वो किस तरह से डिफरेंट है, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे, असामान्य व्यवहार बोलेंगे, क्यों है, क्यों चर्चा करते हैं वो भी बताया जाएगा। और थर्ड वन इज केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, किस तरह से वो रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, वो तीनों चर्चाएं करेंगे अपन लोग। तो आइए सबसे पहले मैं लिखता हूँ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरल बोले तो इस ग्रुप की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में बोले तो इसको सामान्य रासायनिक गुणधर्म। सामान्य क्यों भाई? क्योंकि सामान्यतः ग्रुप किस तरह से दर्शाता है, रासायनिक गुणधर्म। शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाओगे। इसके अंदर अपने को 3 सब हेडिंग का डिस्कशन करना है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था इस ग्रुप की, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। कैसे ऑक्सीकरण अवस्था का क्यों रोल है, अभी चर्चा करते हैं। पहले लिख दूं मैं इसको ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरा एबनॉर्मल बिहेवियर। असामान्य व्यवहार, पहला एलिमेंट ग्रुप का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, तो उसकी चर्चा होगी। असामान्य व्यवहार, और तीसरी अपन चर्चा करेंगे, थर्ड वन इज केमिकल रिएक्टिविटी। देखो सारी चीजें एग्जैक्टली एनसीईआरटी हेडिंग फॉलो कर रहा हूं, एग्जैक्टली, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बहुत हेल्प मिले यार, बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एनसीईआरटी को जब पढ़ो, इन वीडियो लेक्चर्स को जब देखो ना, तो मज़ा सा आएगा यार। ये शब्द जो एनसीईआरटी नाचने लग जाए तुम्हारे सामने, इसलिए एज इट इज उसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। चलो अपना मेन मुद्दे बात है। सबसे पहले लिखा कि अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहली हेडिंग ये क्यों आई? सोचो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा, ये इस बात से निर्धारण करते हैं, इस बात से डिसाइड करते हैं कि उस एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। क्योंकि हर एलिमेंट अपनी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की तरफ जाना चाहता है, और जैसे वो अपनी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की तरफ जाएगा तो प्रोडक्ट के फॉर्म में वो मिल जाएगा। और इवन अपन लोग काफ़ी तरह से अपन देखते भी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होती है, अपने कुछ एक आइडिया होता भी है, उसकी हेल्प से अपन कंपाउंड जस्टिफाई करते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड, ये कौन कौन सा यौगिक बनाता है, किस तरह से यौगिक बनाता है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही डिसाइड करती है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत बड़ा रोल है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कौन सा कंपाउंड क्या यौगिक उत्पाद के रूप में आएगा, क्योंकि वो अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। पहली बात। दूसरी बात मैंने डिस्कस किया कि एबनॉर्मल बिहेवियर, फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन। सोचोगे ग्रुप की एक जनरल बात होगी कि ये इस तरह से होता होगा, एक सामान्य बात, एक जनरल बात, एक सामान्य बातें सारी कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि कोई एलिमेंट थोड़ा सा अलग बिहेवियर, थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर दिखाता हो। जब थोड़ा अलग या डिफरेंट बिहेवियर दिखाएगा, बड़ा थोड़ा इधर उधर चला जाता है ना, नाइट्रोजन थोड़ा इधर उधर चला जाता है, तो इधर उधर जा रहा है ना, वो पता होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर इधर उधर चला जाएगा। तो पहली बात, आपका जो आंसर आएगा तो उसमें पहले आपको नाइट्रोजन के एबनॉर्मल बिहेवियर का पता होना चाहिए, तभी आपको जनरल चीज़ें पता होगी। क्योंकि जनरल बातों में यदि किसी की स्पेसिफिक बात है, कोई विशिष्ट बात है, उसको अलग से लिखना या समझाना पड़ता है। तो नाइट्रोजन अपना कुछ व्यवहार बड़ा अलग शो करता है, बड़ा डिफरेंट शो करता है, जिसको अपन असंगत व्यवहार बोलते हैं अपने ग्रुप के एलिमेंट से, इसलिए इसको जनरल में स्पेसिफिक
डिटॉक्सिफाई करना पड़ा, भाई साहब इससे बच के रहना, ये कुछ अलग बातें दिखा देगा। और थर्ड मैंने बोला कि केमिकल रिएक्टिविटी, देखो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और नाइट्रोजन कहाँ इधर उधर हो जाएगा, वो दोनों बातें पता है तो आप फाइनली प्रोडक्ट बनाना सीख जाओ। और मैं सिखाऊंगा कैसे ये दोनों पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। बहुत अच्छे से दिया है एनसीईआरटी ने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिए इस चैप्टर को। आप हर बात को फील करना, एंजॉय करना है यार ब्लॉग को, ठीक है। रिक्वेस्ट है याद करते रहना, और जो लेक्चर एक बार 15 ग्रुप पूरा हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना गजब मजा आएगा। आगे बात समझ, हर लाइन इस लेक्चर के अंदर रिपीट होगी और वही लाइन जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, वो लाइन्स नाचेगी कूदेगी तुम्हारे सामने, देख लेना। चलो आ जाओ अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा पहला मुद्दा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में फिक्स बातें हैं जो मैं आपके सामने चर्चा में रखूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स चर्चाएं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कि इस ग्रुप के एलिमेंट कौन सी जनरल, में सारे पॉइंट बोलता हूं फिर लिखूंगा, आप भी नोट्स बनाना प्रॉपरली। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि इस ग्रुप में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो भी होती है, जैसे +2 +5 +3 जो भी XYZ, उनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है वो बात करेंगे। और उसके अलावा यदि अनस्टेबल वाली मिल गई तो क्या, ये भी तो एक मुद्दा है ना यार, कि बाई चांस अनस्टेबल वाली मिलेगी तो होगा क्या, तो वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक चर्चा करते हैं। तो जनरली इस ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप इज तो यार बहुत सारी है, क्या है सुनना। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप क्या है, एक तो -3 की ऑक्टेट कंप्लीट करना है, -3 सब जाते हैं 15 ग्रुप। उसके अलावा +3 एंड +5, जनरली ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। अब बात करता हूँ मैं सबसे पहले -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्या होता है, फिर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या, और फिर +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या, मतलब ये जनरली ये मिलती है। लेकिन इसके अलावा कुछ मिलेगी तो चर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ मिलेगी तो उसकी चर्चा करेंगे। सुनना, जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये प्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन लिया है, वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो नो डाउट ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इनकी ये हाई होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर ही घटता है, डिक्रीज होता है। या ऐसा बोल इलेक्ट्रॉन लेने में रुचि कम होती है क्योंकि उनका मेटेलिक नेचर बढ़ता जाता है, धात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है, इसलिए नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की रुचि कम होती जाती है। तो बोलूँगा -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीजन अवस्था के स्थायित्व जो है घटेगा। तो मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम T2B स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का है, आपको वीडियो मिल जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का, सुनना। मतलब या तो पीरियोडिक टेबल दूंगा या अलग से बना देंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो कंक्लूजन है वो बता देता हूँ मैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंक्लूजन ये है साहब कि जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, टॉप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन टॉप वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और नीचे वाले जो लोअर एलिमेंट्स हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। वापस सुनेंगे, जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं, जो ऊपर वाले टॉप वाले एलिमेंट हैं वो टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं, जो बॉटम वाले वो कम ऑक्सीडेशन, यही ट्रिक है इसकी। तो मैं क्या बोलता हूँ, टॉप वाले एलिमेंट +3 या +5, टॉप वाले हाई वाले में तो +5 में स्टेबल रहते हैं, और बॉटम वाले लो वाले में तो -3 में स्टेबल रहते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इंक्रीज ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, जबकि +5 की डिक्रीज ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाने पर +3 जो है उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, और +5 का घटेगा। तो इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, ऑन गोइंग T2B स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, वाइल ऑन गोइंग T2B स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। और ये दोनों बातें एक्सप्लेन होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। इनर्ट पेयर इफेक्ट अक्रिय युग्म प्रभाव से एक्सप्लेन होता है, वो आप कोई वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा अच्छा पॉइंट है, सुनना। क्या
इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा क्या कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती क्या इनकी? तो बिल्कुल होती है। इनके अलावा भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली है? नाइट्रोजन जीरो, हालांकि जीरो सब में मिलता है तो जीरो को विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन +1 में है, +2 में है, +3 में है, +4 में है, +5 सब में मिलता है। कहूँ तो मैं मॉलिक्यूल भी लिख देता हूँ, जैसे +1 का N2O हो गया, +2 का NO हो गया, +3 का N2O3 हो गया, और भी बहुत सारे +3 के, तो +4 का NO2 हो गया, एंड +5 का HNO3 ले लो, NO3- आयन ले लो, N2O5 भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है वैसे तो, पर जो दिमाग में अभी वो लिख दिया मैंने। अब सुनना, यदि इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो होगा क्या? इसकी स्टेबल कौन सी? +5, और थोड़ा बहुत कम स्टेबल जो +3, कुछ थोड़ी बहुत स्टेबल +3, लेकिन +5 में ही ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब +5 हायर स्टेबिलिटी है। तो यदि इनके बीच वाली कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, मतलब +1 से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, तो क्या होगा? तो ये डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा, तभी विषमानुपातन दर्शाएगा। यदि इसके बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है तो ये क्या करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन, विषमानुपातन दिखाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को लिख देता हूँ, हालांकि इसका अच्छा एग्जाम्पल भी मेरे पास, उसको भी चर्चा करेंगे। क्या पॉइंट क्या बना कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन +4 to 5 व्हेन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन बिटवीन, या नाइट्रोजन प्रेजेंट इन +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट गेट डिसप्रपोर्शनेट। तो ये क्या हो जाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन, विषमानुपातन को दिखाया। मैंने क्या लिखा है? जब नाइट्रोजन +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये विषमानुपातन दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे HNO2 है, HNO2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसके अलावा NO2 है, +4 है। तो ये क्या करते हैं आगे, जब इसको हीट करते हैं, अपना भी चला जाता है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? ये जाता है HNO3 एंड NO, HNO3 एंड NO। हालांकि इसको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आएगी, पानी की प्रेजेंस में होती है H2, पूरी बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। HNO2 + H2O से प्रोडक्ट बनेगा HNO3 + NO। यदि बैलेंसिंग के लिए बात करूँ तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी यहाँ पर +3 थी, इन बिटवीन +1 से +2 थी, और चली किस में गई? +5, और 2 मोल +5 में गए, जबकि 1 मोल +2 में गया। हालांकि ये भी ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, ये आगे फर्दर डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा और किस में जाना जाएगा? +5 में जाने की कोशिश करे। तो अल्टीमेटली रिएक्शन हमें बताती है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबल नहीं थी, इसलिए आगे गया और डिसप्रपोर्शनेट को अल्टीमेटली +5 पे जाना चाह रहा था। सेम फंडा फास्फोरस में भी होता है ये काम। ये नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस में बात करूँ तो सेम थिंग फास्फोरस में भी ऑब्जर्व होती है। कैसे? फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जरा चेक करो क्या है? H3PO3, H3PO3 जो फास्फोरस है वो है +3 में, जबकि फास्फोरस ऊपर वाला एलिमेंट +5 में जाना चाहेगा। तो ये भी हल्का सा हीट करने पर डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है और प्रोडक्ट बनाता है PS3 + H3PO4। देख लो, शुभारंभ हो चुका है रिएक्शंस का, रिएक्शन अभिक्रियाओं का शुभारंभ हो चुका है। अभिक्रिया याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में आती है, और ये रिएक्शंस तो बहुत बार रिपीट भी होगी। मजे की बात क्या है, ये जो दोनों रिएक्शन भी बोर्ड पे आई है ना, कम से कम 4 बार रिपीट होगी। अब तुम सोच लो, 4 बार जब रिपीट होगी ना तो तुम्हें याद आना चाहिए हमने कहाँ पढ़ी है, तभी आएगा मजा। और यदि नहीं याद की ना तो हर बार ये रिएक्शन नहीं लगेगी। और जब चैप्टर एंड हो रहा होगा ना ये P ब्लॉक, तो ऑलमोस्ट हर बात रिपीट हो रही होगी, लेकिन आपको हर बात नहीं लगेगी क्योंकि आपने हर चीज़ को याद नहीं किया। और इस लेक्चर को देखने के बाद इसी लेक्चर को याद करने की कोशिश करो, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद इसी टाइम इसको याद कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 24 आवर है, सिर्फ 24 घंटे है। 24 घंटों में इस लेक्चर को देखने के बाद आपने याद किया तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा, नहीं तो नवीन जोशी का था, है और रहेगा। इतनी सी कहानी है, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं। अब देखते हैं इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन किस तरह से हुआ। विषमानुपातन +3 से ये -3 में आ गया, यहाँ पर फॉस्फोरस -3 में, और ये है +5 में। तो +3 से -3 रिडक्शन हो गया, +3 से +5 में ऑक्सीडेशन हो गया। तो सेम ही एलिमेंट फास्फोरस का रिडक्शन, फास्फोरस का ये ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चर्चा कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर या असामान्य व्यवहार, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोला है, आप दोनों में अच्छे नोट्स बना सकते हो। चलो,
तो नेक्स्ट चर्चा करता हूं मैं आपके सामने। देखो यार, आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से याद करनी पड़ेगी। आप ऐसे मत सोचो कि हम रटना पसंद नहीं करते, रटना नहीं है, आपको समझना है फिर याद करना है। हर चीज़ समझ के लॉजिकल है, आपके कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको रटवाई जाएगी। आप प्यार से हर लॉजिक को समझो और उसको याद करो अच्छे से। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट, एबनॉर्मल बिहेवियर। ये बड़ी अच्छी, यहीं रखने देते हैं इसको हेडिंग, है ना। हेडिंग तो यहाँ पर लिखी हुई पड़ी है। चलो, हेडिंग ये पढ़ी, सामान्य व्यवहार। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं दो अलग अलग कॉलम बनाता हूँ। इस कॉलम में मैं इसका एबनॉर्मल बिहेवियर लिखता हूँ, इस कॉलम में इसका एबनॉर्मल बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, किसका, नाइट्रोजन का। इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, ऐसा क्यों ये एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार क्यों दर्शा रहा है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे सिंपल एबनॉर्मल बिहेवियर जो आप सबको समझ में आएगा कि नाइट्रोजन जो है पाई बॉन्ड बहुत अच्छा बनाता है। तभी तो N2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। पाई बॉन्ड कोई क्यों ज़्यादा बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्यों ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, ड्यू टू स्मॉल साइज। एबनॉर्मल बिहेवियर है। और एबनॉर्मल कैसे है, नीचे वाले पाई बॉन्ड बनाने में ज़्यादा रुचि नहीं रहते हैं। सेकंड पीरियड वाले सारे बंदे जो हैं वो पाई बॉन्ड बनाने में हाईली इंटरेस्टेड होते हैं, खास तौर से लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। L2R जाने पर आकार घटता है, इसलिए पाई बॉन्ड बनने की स्ट्रेंथ जो बढ़ती है। तो मैं नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चीज़ है, टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। इसका एक मतलब प्रवृत्ति है, पाई बंद बनाने की प्रवृत्ति, बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। बनाने की प्रवृत्ति अच्छी आदत है इसकी, पाई बंद की। ड्यू टू स्मॉल साइज। ये स्मॉल साइज वाले साइड वाइज ओवरलैपिंग अच्छी करते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज। सेकंड, एबनॉर्मल बिहेवियर। ये जो पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड को पता है आपका नाम रखते हैं अपन लोग, पर्टिकुलर पाई बॉन्ड का नाम रखते हैं, जैसे पी पाई डी पाई। ये कभी भी डी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा अपनी तरफ से डी पाई, क्योंकि इसके अंदर फ्री डी ऑर्बिटल नहीं है। कैन नॉट फॉर्म या कैंट बी फॉर्म डी पाई बॉन्ड। डी पाई बंद नहीं बना सकता, ऐसा क्यों, नो डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स इसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। थर्ड, अब बात करो ये डी पाई नहीं बना सकता, लेकिन अच्छी बात क्या है, खास बात क्या है, ये एच बॉन्ड बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी अलग हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। ये एच बॉन्ड क्यों बनाता है आपको पता है, ड्यू टू हाई EN। ड्यू टू हाई EN, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा आती है, और इस पोलैरिटी का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट 4 देखो, बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी किस की, यदि मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी की, किसकी, N सिग्मा बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, मतलब N सिंगल N की और P सिंगल P की चर्चा की जाए तो P सिंगल बॉन्ड P ज्यादा है। देखो एक रूल लिखवाया जाता है ओवरलैपिंग में, स्मॉल साइज का ऑर्बिटल सिग्मा ओवरलैपिंग अच्छी करते हैं, स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स सिग्मा ओवरलैपिंग अच्छी करते हैं, लेकिन हाँ इस हिसाब से P का अच्छा नहीं आना चाहिए था और N का अच्छा आना चाहिए था इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, एबनॉर्मल बिहेवियर के N सिग्मा N P सिग्मा P से वीक रह जाता है, कमजोर रहता है, जिसका कारण है जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और चार्ज डेंसिटी बढ़ने का कारण मेन लोन पेयर नहीं, इससे बड़ा कारण है ये एटम छोटे साइज का है। एटम इतने छोटे साइज का होता है कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के इतने करीब आ चुका होता है कि लोन पेयर आपस में रिपल्सन करने लग जाते हैं, जबकि पी में इतना स्पेस बच जाता है कि लोन पेयर आपस में रिपेल नहीं कर पाते हैं। इस रिपल्सन कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, और पी में रिपल्सन नहीं होता इसलिए इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ड्यू टू स्मॉल साइज, ये दिक्कत स्मॉल साइज की है, लोन पेयर की प्रेजेंस तो है ही ड्यू टू स्मॉल साइज।
एक आकार इसका बहुत छोटा हो गया, एंड लोन पेयर तो ही भाई, लोन पेयर तो ही, लोन पेयर तो रिपल्सन दे ही रहा है। स्मॉल साइज से हुआ क्या, चार्ज डेंसिटी बढ़ी, चार्ज डेंसिटी से रिपल्सन बढ़ा। तो आप लिख सकते हो लोन पेयर भी था, ये भी एक कारण है। क्या पता लोन पेयर नहीं तो बच जाता इस चीज़ से। नेक्स्ट बिहेवियर की चर्चा करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम औकात से ज़्यादा यदि वैलेंसी बनाना चाहे, नाइट्रोजन अपनी औकात से ज़्यादा वैलेंसी बनाना चाहे तो 4 बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी अधिकतम संयोजकता इसकी क्या है, इज 4। मैक्सिमम कोवैलेंस इसकी 4 है। इसका कारण क्या, जबकि नीचे वाले जो नाइट्रोजन के 5 बनाते हैं, 6 बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उनके लिए। तो इसका कारण क्या है, ड्यू टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री डी ऑर्बिटल। नो डी ऑर्बिटल, फ्री तो क्या है ही नहीं भाई, फ्री तो तब है जब हो कोई चीज़, कोई डी ऑर्बिटल बेचारे के पास है ही नहीं, तो काई से ही करेगा। एक और कॉमन बात, एक और खास बात याद करो, ई जो थी नाइट्रोजन की 0 आई थी, ई ऑफ नाइट्रोजन इज 0। ये इसको 0 आना भी एक अलग बिहेवियर नहीं था क्या, अजीब सा बिहेवियर नहीं था क्या। तो इसका ये 0 आने का कारण क्या था, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जिसका कारण स्मॉल साइज, जिस कारण स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज हुआ क्या, चार्ज डेंसिटी बढ़ी। और चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व बढ़ने से आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना खुश नहीं हुआ, आने वाले इलेक्ट्रॉन इतना राजी नहीं हुआ। तो ये मेनली जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं एब्नॉर्मल बिहेवियर जो नाइट्रोजन के अपने ग्रुप से अलग है, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और किस तरह से अपन जस्टिफाई करते हैं कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट है। और ये देख रहे हो कि सारी बातें वो हैं जो नाइट्रोजन को अपने ग्रुप से अलग बनाती है। ये वो सारी बातें हैं जो नाइट्रोजन को अपने ग्रुप से अलग बनाती है। इसका देखो क्वेश्चन क्या आएगा वो बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आएगा कि एब्नॉर्मल बिहेवियर दे रखा होगा, इसका कारण पूछा जाएगा। एबनॉर्मल असंगत व्यवहार दे रखा होगा, इसका कारण पूछा जाएगा। तुम लोग सेट कर लो, दिमाग फिट कर लो यार, इतने सारे एबनॉर्मल बिहेवियर आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने मैंने एक साथ आपके बोर्ड पे आपके सामने रखे हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन बिहेवियर्स को याद रखें और इसका कोज ज़रूर याद रखें, कारण ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो सब तक शेयर करें, और अच्छे प्रयास हैं, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।